हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्किल वेब में। स्टूडेंट्स, आज हम लोग वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस फर्स्ट का एक बेहतरीन सा मॉड्यूल जिसका नाम है क्षेत्रफल वो पढ़ने चल रहे हैं, जिसमें हम लोग विभिन्न आकार की वस्तुओं का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो विभिन्न आकार की वस्तुओं के क्षेत्रफल में स्पेशली जो आपके सिलेबस में है वो क्या है वो मैं आपको एक बार बता देना चाहता हूँ। उसके बाद आप इन टॉपिक्स के लिए मतलब इन आकार की वस्तुओं के लिए क्षेत्रफल के सभी फॉर्मूले आपको दिमाग में बैठा लेने हैं। और आज हम लोग उसी की फॉर्मूले और उसके डायमेंशंस और किस तरीके से हमें एरिया कैलकुलेट करना होता है वो चीज़ें हम लोग समझेंगे। स्टूडेंट, साथ ही साथ आप अगर सिलेबस नहीं समझ रहे हैं तो सिलेबस आपके इसी चैनल पे अपलोड है, एक प्लेलिस्ट बनी हुई है सिलेबस की। उसमें जाइए और वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस फर्स्ट का जो सिलेबस है, जो कि फिटर और इलेक्ट्रीशियन ट्रेड, इसके अलावा भी बहुत सारी ऐसी ट्रेड्स हैं जो 2 इयर्स की हैं, उसमें वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस फर्स्ट का सिलेबस कॉमन है। ठीक है, तो आप सभी लोग इसको प्रेफर कर सकते हैं। साथ ही साथ मैं आपको एक बात ये बताना चाहता हूँ स्टूडेंट्स कि इसमें हम लोग ऐसा नहीं है कि बहुत सारे एरियाज के फॉर्मूलों को याद करेंगे जो आप बचपन से पढ़ते चले आ रहे हो, जैसे कि सर्कल, ठीक है, जैसे कि ट्रायंगल, जैसे कि रेक्टेंगल। ठीक है, उसके अलावा अलग अलग डायमेंशंस वाले जैसे कि हेक्सागन है ना, पेंटागन, या फिर आपका 3D स्ट्रक्चर की अगर मैं बात करूं तो स्फीयर। ठीक है, और स्फीयर के अलावा हो गया कोन, ठीक है, सिलेंडर। तो इस तरीके के डिफरेंट डिफरेंट टाइप के जो शेप्स हैं उन सभी बॉडीज के एरिया को हम लोग फाइंड आउट करेंगे यहाँ पे हम लोग। चलिए हिंदी में एक बार मैं बता देना चाहता हूँ कि जैसे हम लोग त्रिभुज का एरिया भी निकालने चल रहे हैं, चतुर्भुज का एरिया निकालेंगे, विभिन्न प्रकार के चतुर्भुज का एरिया निकालेंगे, सर्किल का देखेंगे मतलब वृत्त का देखेंगे एरिया, और सर्किल के किसी पर्टिकुलर पार्ट को जिसको हम लोग सेक्टर बोलते हैं उसको देखेंगे। ठीक है, सेगमेंट का उसको देखेंगे, उससे रिलेटेड जितने भी डायमेंशंस को नेमिंग की जाती है वो सब समझेंगे यहाँ पे। स्टूडेंट्स, आज की जो क्लास है वो आपको केवल मैं एरिया का फॉर्मूला बताने के लिए यहाँ पे आपको बताने वाला हूँ। और इसके जस्ट बाद आपको भारत स्किल वेबसाइट पे पड़े हुए जो एमसीक्यू क्वेश्चंस है उसकी मैं बेहतरीन प्रैक्टिस कराऊंगा विद एक्सप्लेनेशन। तो एकदम तैयार रहिए इस सेशन को देखने के लिए। बहुत लंबी क्लास नहीं होगी ये, आपको केवल एरिया एरिया आपको मैं बताना चाहता हूँ कि सभी के एरिया के क्या होंगे, सभी का क्षेत्रफल क्या होगा अलग अलग आकार के वस्तुओं का। ठीक है, तो चलिए बहुत अच्छे तरीके से हम लोग समझते हैं, जिससे एक बार माइंड में सेट हो जाए फिर हम लोग न्यूमेरिकल्स को प्रैक्टिस करेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में। ठीक है, तो बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, एक एक पर्टिकुलर एरिया को आपको दिमाग में याद करना है, एकदम बैठा लेना है। ठीक है, तो जिससे आपको आने वाली जो नेक्स्ट एमसीक्यू क्लास है जिसमें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस हैं वो आपको बिल्कुल आसान लगे पढ़ने में। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना ये सेशन। ठीक है, तो वेट, यस। हम्म तो देखिए इसमें सबसे पहले आपको मैं ये बताना चाहता हूँ। देखिए एरिया का एक मैंने चार्ट बना रखा है, इस चार्ट से ही आपको मैं सारे जो एरिया के इसमें चार्ट पे लिखे गए हैं सभी अलग अलग डिफरेंट शेप्स के, जैसे रेक्टेंगल, स्क्वायर, ट्रायंगल, इसकी सबकी हिंदी और वो सारी चीज़ें मैं एक्सप्लेन करते चल रहा हूँ। यहाँ इंग्लिश में ये सारी स्लाइड्स बनी हुई हैं, इसको मैं हिंदी में बता दूंगा आपको। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। और उससे पहले थोड़ा सा मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहता हूँ एक ब्लैंक स्लाइड में, जिसमें मैं आपको ये बता दूं कि स्टूडेंट्स दो दो प्रकार के अपने पास एरिया फाइंड आउट करने के लिए बॉडीज हैं। एक 2 डायमेंशनल, ठीक है, जिसको हम लोग 2D बोलते हैं, बहुत अच्छे से आप लोग जानते भी होंगे, और एक होता है 3D। ठीक है, तो 2 डायमेंशनल और 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर्स में डिफरेंस क्या है पहले तो आप वो समझ लो। ठीक है, देखो जैसे मान लिया आपका जो एक सिंगल पेज है, ठीक है, पेज बोले तो कॉपी का एक या बुक का एक पन्ना, सीधा पेज है, जिसमें आपको उसकी लंबाई पता है, ठीक है, उसकी चौड़ाई पता है। ठीक है, क्या पता है आपको, लंबाई मतलब उसकी लेंथ पता है, लंबाई इसकी पता है और चौड़ाई पता है। तो अगर लंबाई और चौड़ाई, लेंथ और ब्रेड्थ अगर पता है आपको, तो कितनी डायमेंशन हो, डायमेंशन का मतलब हुआ भुजाएं। ठीक है, कितनी भुजाओं वाला जो है वस्तु है। तो इसमें दो भुजाएं, 2D का मतलब हुआ दो भुजाएं, कौन कौन सी भाई, लंबाई और चौड़ाई। तो अगर आप इस तरीके के शेप्स का एरिया निकालना चाहते हो तो इसका एरिया हो जाएगा लंबाई गुणे चौड़ाई। ठीक है, लंबाई गुणे चौड़ाई, बस सिंपल इस तरीके से आपको निकालना है। फिलहाल अभी एरिया की बात नहीं कर रहे हैं, अभी मैं बता रहा हूँ कि 2D और 3D स्ट्रक्चर में डिफरेंस क्या है। तो ये हो गया जिसमें आपको दो ही भुजाएं होंगी, लंबाई एक, जैसे एक लंबाई हो गई एक चौड़ाई हो गई। लेकिन
अगर आप जैसे आप जिस रूम में बैठे हुए हो जहाँ पे आप पढ़ रहे हो अभी, ठीक है, तो आप देखो कि आपका जो रूम है वो उसमें 3 डायमेंशंस हैं, मतलब 3 अलग अलग भुजाएं हैं, ठीक है, जिसमें अलग अलग भुजाओं के लिए आप क्या क्या बोलोगे वो मैं यहाँ पे देखो आपको मैं बता रहा हूँ। ध्यान से देखो। पहली चीज तो आपके कमरे का जो बेस है, मतलब जो ग्राउंड लेवल है, उसमें लंबाई है उसकी उसकी कुछ चौड़ाई है, ठीक है, लेकिन आपके कमरे की भी कुछ ऊंचाई है, एच है, ठीक है, तो ऊंचाई भी हो गई, ठीक है स्टूडेंट्स, ऊंचाई भी हो गई। ये क्या हुआ आपका, चौड़ाई हो गया, ठीक है, ये क्या हुआ, लंबाई हो गया। तो लेंथ ब्रेड्थ और हाइट, लेंथ ब्रेड्थ एंड हाइट, ठीक है, तो लंबाई भी हो गई। तो इसमें देखो कितने डायमेंशन है, मतलब इसमें कितनी भुजाएं हैं बताओ, इसमें कितनी भुजाएं हैं, आपको क्या क्या नजर आ रहा है, इसमें तो 3 भुजाएं हैं, है ना, 3 भुजाएं हैं, कौन कौन सी भाई, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, तो 3 भुजाएं हैं, इसलिए 3D स्ट्रक्चर है, ठीक है। और निश्चित रूप से आप याद रखना कि अगर कोई भी 3D स्ट्रक्चर है तो उसका एरिया तो होगा ही होगा, मतलब उसका क्षेत्रफल तो होगा ही, उसमें वॉल्यूम भी होगा, ठीक है, मतलब आयतन जिसको कहते हो, आयतन, ठीक है, उसका खुद का अपना आयतन भी होगा। अब आप अगर समझो कि नहीं इसमें भी आयतन होगा क्या, तो आयतन कहने के लिए तो भाई कुछ ना कुछ स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, तो बिल्कुल आयतन तो होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे आयतन आप इतनी इजिली कैलकुलेट नहीं कर सकते उसको, ठीक है, तो आयतन के लिए यहाँ हम लोग डिस्कशन नहीं करने जा रहे हैं, बट ये मत सोचना कि इसका आयतन नहीं होता, 2D स्ट्रक्चर्स का भी कुछ ना कुछ तो आयतन होगा ही, ठीक है। ये यहाँ ये मान चलते हैं कि इसकी ऊंचाई लगभग 0 है, कहने को मतलब इसमें थर्ड जो डायमेंशन है वो निग्लेजिबल है, ठीक है, बहुत ही कम है, माइन्यूट है, बट वॉल्यूम हो सकता है, ठीक है। यहाँ एरिया ही स्पेसिफाई है, ठीक है, यहाँ आप एरिया मतलब एरिया और वॉल्यूम भी फाइंड आउट करोगे, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे पढ़ने चल रहे हैं। तो अभी जितने भी डिफरेंट जो भी ऑब्जेक्ट्स ले रहे हैं हम लोग उसको उसका हम लोग एरिया फाइंड आउट, मेनली आपका जो सिलेबस है वो एरिया फाइंड आउट करने के लिए ही है, ठीक है। बाकी तो आपको मैं बहुत सारी चीजें इसमें बताने के लिए बता सकता हूँ, बट वो जरूरत नहीं है, तो उसको हम लोग नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। तो जो इसमें चार्ट में एरिया है उन्हीं सबको फाइंड आउट करना है। तो चलिए शुरू करते हैं भाई। एरिया आपको मैं बताता हूँ कि किस तरीके से एरिया हम लोग डिफरेंट बॉडीज का इसमें फाइंड आउट करते हैं और किसको क्या कहते हैं, ठीक है। चलो, लेट मी चूज द पेन, हाँ ठीक है। तो पहले देखो, सबसे पहले आप देखो यहाँ क्या लिखा है, रेक्टेंगल, ठीक है। रेक्टेंगल को क्या कहते हो आप, मतलब 4 भुजाओं वाला जो जो वस्तु है, पहले देखो यहाँ पे 2D स्ट्रक्चर है ना, जिसमें लंबाई और चौड़ाई ही होंगी, मतलब 2 ही भुजाएं होंगी, या ये कह लो कि उसमें ऊंचाई नहीं होगी, ठीक है, ऊंचाई नहीं होगी, बाकी मान लो ठीक है भुजाएं हो सकती हैं, पर 3 डायमेंशन का मतलब है जिसमें वॉल्यूम आप ना मान के चलो, ना के बराबर मान के चलो, जैसे आपका पेज हो गया, ठीक है। तो 2 डायमेंशंस वाली ही चीजों को हम लोग बोलते हैं, ठीक है। अभी आप थोड़ा सा कंफ्यूज मत होना, अभी आगे मैं कुछ बताऊंगा तो बाकी यहाँ देखो पहले आप, ठीक है। तो रेक्टेंगल मतलब चतुर्भुज की बात कर रहे हैं अगर हम लोग, तो चतुर्भुज में क्या होती है भाई, एक लंबाई एक चौड़ाई, तो ये एल क्या है, इसका लेंथ है, और बी क्या है, ब्रेड्थ है, ठीक है। तो उसको क्या कहते हैं, रेक्टेंगल, ठीक है, जिसको कहते हैं हम लोग चतुर्भुज, ठीक। चलो लिख नहीं रहा हूँ, आप सुन लो इसको। अब मेनली फोकस है हमारा किस पे, एरिया पे, ठीक है। तो एरिया फाइंड आउट करने के लिए हम लोग यहाँ पे इस चार्ट को लिए हैं, ठीक है। तो एरिया सिंपली आप समझो कि जो इसकी लंबाई है और जो इसकी चौड़ाई है उसी का क्या होगा, मल्टीप्लीकेशन। तो मल्टीप्लीकेशन जब आप करोगे तो आपका रिजल्ट ये आएगा, एल इंटू बी, ठीक है। पैरीमीटर की भी चलो साथ साथ बात कर लेते हैं। तो पैरीमीटर पहली बात तो बोलते कि इसको ये समझ लो, पैरीमीटर बोलते हैं जितनी लंबाई से ये ओवरऑल ये जो चीजें हैं जो घिरी हैं, जैसे यहाँ चतुर्भुज है, समझो बात, अगर ये चतुर्भुज है तो एक ये इसकी लेंथ है, एक ये है, ये पूरा पूरा एरिया, तो इसको पूरा जोड़ दो, इस पूरी लेंथ को जोड़ दो, जो भी चीजें हैं उसी को हम लोग पैरीमीटर, जिसको कहते हैं हिंदी में सिंपली घेराव, है ना। तो जो आकृति ये जो बनी हुई है, जो ये फिगर बना हुआ है, उस फिगर का ओवरऑल कितना फुल डायमेंशन है, लेंथ कितनी है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, पैरीमीटर कहते हैं, ठीक है। तो देखो पैरामीटर यहाँ पे 2l+b कैसे आया, ये l है, फिर प्लस बी प्लस एल प्लस बी, तो मतलब 2 बार l 2 बार b, तो टोटल मिला के 2l+2b हो गया, ठीक है। तो पैरामीटर ये हो गया, बट आपको फोकस करना है कि l इंटू बी इज द एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है। चलो इसी तरीके से अगर हम स्क्वायर की बात करें, मतलब वर्ग, इसको हम लोग क्या कह रहे हैं, वर्ग। तो वर्ग की बात करें तो इसकी लंबाई और चौड़ाई दोनों, वर्ग किसको कहते हैं हम लोग, इसकी लंबाई और चौड़ाई दोनों क्या हो, बराबर हो, ठीक है। तो जब दोनों बराबर होंगे, देखो यहाँ फिगर में गंदे कर दे रहा हूँ तो आपको हो सकता है स्क्रीनशॉट लेने में प्रॉब्लम हो, बट आप समझो पहले जो मैं बता रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद टेलीग्राम पे आप जाइए, उस पर ये पूरी की पूरी पीडीएफ पड़ी है, उसको आप वहाँ से ले सकते हैं, ठीक है। चलो तो यहाँ देखो, और टेलीग्राम पे जाने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ी हुई फ्रेंड्स, उससे आप जाके टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है।
उस पर लिंक पड़ी हुई, लिंक पे डायरेक्ट क्लिक करेंगे। अगर आप टेलीग्राम यूज़ करते होंगे तो आप डायरेक्टली ऐड हो जाएंगे। चलिए, स्किल वेब नेम से चैनल है वो, उसी में ऐड हो जाएंगे, उसमें सारी पीडीएफ्स आपको मिल जाएंगी। चलो, तो ये हो गया आपका स्क्वायर। तो वर्ग, जो वर्ग है उसका क्षेत्रफल क्या होता है, देखो इसको कहते हैं, ये भुजाएं हैं उसकी, और इसको कहते हैं डायगोनल, डायगोनल, ठीक है। विकर्ण, विकर्ण को हम लोग डी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पे, तो वो डी है जिसको हम लोग कहते हैं डायगोनल। तो ए क्या है, उसकी साइड्स है, और डी क्या है, डायगोनल है, ठीक है। और जो डायगोनल की जो वैल्यू है वो डी इज इक्वल्स टू a√2 होती है। और ये कैसे आया, ये पाइथागोरस थ्योरम से आया है, ठीक है। बताऊंगा आगे, घबराने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे फिलहाल आपको d इज इक्वल्स टू a√2 याद कर लेना है बस, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। आगे स्टूडेंट्स इसमें एरिया की बात करते हैं, तो भाई a इंटू ए मल्टीप्लाई करोगे तो ये a इंटू ए क्या हो जाएगा, a स्क्वायर, मतलब एरिया ये हो गया। या फिर अगर आपको डायगोनल पता है स्टूडेंट्स, अगर आपको डायगोनल पता है, डायरेक्ट दिया गया है उसमें, विकर्ण डायरेक्ट दिया गया है, तो आप d²/2 से भी एरिया निकाल सकते हो, ठीक है। तो ये भी याद कर लो, और ये फॉर्मूला भी आप याद कर लो। पेरीमीटर की अगर बात करें तो a प्लस ए प्लस ए प्लस ए, क्योंकि चारों भुजाएं a ही हैं, तो पूरा घिराव मिला के कितना हुआ, 4a, ठीक है। तो ये हो गया आपका। इसी तरीके से चलो ट्रायंगल की अगर मैं बात करूं, तो ट्रायंगल में फटाक से देखो जरा, इसमें ट्रायंगल क्या है, तीन भुजाओं से घिरा हुआ जो आकृति है, लेकिन 2D डायमेंशनल है। 2D डायमेंशनल उसको बोलते हैं जिसमें ऊंचाई नहीं है। ट्रायंगल की कोई मतलब, ट्रायंगल की इसकी खुद की ऊंचाई है, लेकिन देखा जाए तो इसको एक फ्लैट प्लेस पे रखा जा सकता है, जमीन पे इसको रखा जा सकता है। जैसे ही आप जमीन पे रखोगे तो आपको पता चलेगा कि नहीं, इस ट्रायंगल की कोई खुद की ऊंचाई नहीं है ना। जिसमें जैसे कमरे की आपकी ऊंचाई है, वैसे वाली ऊंचाई की मैं बात कर रहा हूँ। इसकी हाइट तो ये ऐसे बोल दिया गया कि हाँ इसकी हाइट है, इस तरह तो आप इसको भी हाइट बोल सकते हो, इसको भी बोल सकते हो कहीं, लेकिन इस ऊंचाई की नहीं बात कर रहे हैं हम। ये कह रहे हैं कि थर्ड जो डायमेंशन है, जैसे एक तरीके से जमीन पे अगर आप रख दो तो जमीन पे पूरा फ्लैट पड़ा रहेगा, ट्रायंगल जमीन पे पड़ा रह सकता है, ऊंचाई तो उसकी कुछ होगी नहीं, ठीक है। वो ऐसा तो है नहीं कि पहाड़ की तरह दिखने लगेगा जिसकी ऊंचाई भी हो, ऊंचाई तो होगी नहीं, वो तो फ्लैट जमीन पे पड़ा रहेगा, वो तो आकार है 2D। तो ये 2D डायमेंशन है, ठीक है, 2 डायमेंशन है। चलो, तो इसकी जो तीन भुजाओं से घिरे हुए आकृति को हम लोग क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, ट्रायंगल कहते हैं, ठीक है। तीन भुजाओं से घिरे हुए आकृति को क्या कहते हैं, ट्रायंगल बोलते हैं। यहाँ पे स्केलेन स्केलेन ट्रायंगल है ये, क्यों, क्योंकि यहाँ पे अलग अलग है तीनों भुजाएं, ठीक है। चलो, तो अब देखो, जैसे ये भुजा A है, ये B है, ये B है, और ये C है, और इसकी ऊंचाई H। तो अगर मैं एरिया की बात करूं, ध्यान से सुनना, अगर मैं एरिया की बात करूं तो जो भी ट्रायंगल का बेस होगा, ठीक है, जो ट्रायंगल का बेस होगा वो मल्टीप्लाइड बाई जो ट्रायंगल की हाइट होगी, जैसे देखो यहाँ हाइट ये है, इसकी हाइट H है, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करो और डिवाइडेड बाई 2 कर दो, बस वही एरिया हो जाएगा। तो देखो B इंटू H, मल्टीप्लाई कर दिया इन दोनों का, इनका और इनका, हाइट और बेस का, ये बेस ये हाइट का मल्टीप्लाई कर दो, और 1/2 मतलब डिवाइडेड बाई 2 कर दो, तो ये हो गया 1/2। तो इस तरीके से ये आपका एरिया हो गया ट्रायंगल का, ठीक। इसको कहते हैं हीरोज फॉर्मूला। हालांकि हीरोज फॉर्मूले का आपका यूज नहीं आएगा कभी, इसलिए इसको नहीं बता रहा हूँ, ठीक है। पेरीमीटर की अगर आप बात करो तो ABC टोटल मिला के वही पेरीमीटर होता है, A+B+C, जिसको आप 2S के भी बराबर होता है, लेकिन छोड़ो उसको, ये आप सीधे याद रखो A+B+C, ठीक है स्टूडेंट्स। चलो आओ, तो आगे देखते हैं। आगे आगे आपका जो फिगर है वो भी इसी से रिलेटेड है, ठीक है। तो आगे आपको ये चाह रहा हूं मैं, देखो इसमें आगे, हाँ हाँ, आगे आपका जो है वो है आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो चलो, इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है वो जरा समझते हैं। तो ध्यान से देखो, इक्विलेटरल ट्रायंगल का मतलब हुआ जिसकी तीनों भुजाएं क्या हो, बराबर हो, ठीक है स्टूडेंट्स। इक्विलेटरल, इक्विलेटरल मतलब जिसकी तीनों भुजाएं क्या हो, बराबर हो। तो तीनों भुजाएं अगर स्टूडेंट्स बराबर होंगी तो याद रखना कि उसका एरिया क्या हो जाएगा। भाई तीनों भुजाएं बराबर होने का मतलब क्या है, हाइट इंटू बेस फिर लोगे, तो बेस का इसमें बेस इस समय क्या है, ए है उसका भुजा, ठीक है। तो ये ए हो गया, ठीक है। और ऊंचाई क्या है, H है, तो वो H हो गया। अब मान लो आपको ऊंचाई नहीं पता है, तो आप ऊंचाई कैसे ज्ञात करोगे, इस फॉर्मूले से। कैसे हो जाएगा, ये पाइथागोरस थ्योरम से ये H निकल के आया है। H इक्वल टू हो जाएगा √3 डिवाइडेड बाई 2 इंटू A, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, इस ट्रायंगल की हाइट हो गई। अगर नहीं पता है हाइट, मान लो नहीं दिया है क्वेश्चन में, तो हाइट आपको इस तरीके से निकालनी पड़ेगी। क्यों, क्योंकि जब तक हाइट नहीं पता चलेगी तब तक ये एरिया निकलेगा नहीं। बट इस ट्रायंगल के लिए तो आप निकाल सकते हो, कैसे भाई, √3 डिवाइडेड बाई 4 इंटू A²। आप डायरेक्ट इस फॉर्मूले जो कि ये लिखा हुआ है देखो, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ सारे फॉर्मूलेस को आपको एक बार माइंड में रखना है। जब हम लोग क्वेश्चन करने लगेंगे, जब ये आएंगे तो आपको खुद आइडिया हो जाएगा। चलो आओ आगे देखते हैं। पैरामीटर की बात करते हैं, तो पैरामीटर इसका A+A+A तो हो जाएगा 3। चलो, आइसोस्केल ट्रायंगल की बात करते हैं, तो जिसकी दो भुजाएं बराबर होती हैं, A
है ना, इधर की और इधर की दोनों बराबर होंगी, हाइट होगी कुछ ट्रायंगल की, इसका बेस होगा, तो बेस इंटू हाइट डिवाइडेड बाई 2 इज द एरिया, वही सेम टू सेम जैसे एरिया होता है। उसके अलावा इसकी जो हाइट h है वो इस तरीके से हम लोग पता करते हैं, तो ये h है, ठीक है, तो h इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 4a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर डिवाइडेड बाई ओवरऑल डिवाइडेड बाई 2, तो ये हो जाएगा आपका इस तरीके से भी। तो देखो वही लिखा है जो h के प्लेस पे ये इन्होंने लिख दिया है ये चीजें, ठीक है, और मतलब इतने पूरे को सॉल्व करते हुए इतना इन्होंने लाया है, तो इसलिए 1/4 यहाँ आ गया, ठीक है। तो चलो देखते हैं अब हम लोग, तो ये एरिया आपको मेनली ये याद रखना है और ये याद रखना है, ठीक है। अभी अगर जोड़ दो पैरामीटर बताऊं तो पैरामीटर a प्लस ए 2a प्लस बी, तो 2a प्लस बी हो गया पैरामीटर। चलो 6 नंबर पे देखते हैं राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम हमेशा जो यूज कर रहे हो इसी के लिए, ठीक है। अब देखो अगर इसको हम लोग बेस मान लें, ये बेस है, ये डायगोनल है, ठीक है, डायगोनल है, और ये क्या है, ये क्या है, हाइट है, या एल्टीट्यूड भी बोल देते हैं हम लोग इस ट्रायंगल की, ठीक है, तो या परपेंडिकुलर भी बोलते हैं कभी कभी। तो ये बेस हाइट इंटू डायगोनल, तो अगर डायगोनल निकालना चाहो तो h का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर का होल अंडर रूट, तो ये हो जाएगा आपका, यही तो है पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। चलो अभी अगर ट्रायंगल की भी बात करो तो हर तरीके के ट्रायंगल का, स्टूडेंट ध्यान रखना, किसी भी प्रकार का ट्रायंगल हो, किसी भी प्रकार का हो, अगर आपको हाइट पता है और उसका बेस पता है, ठीक है, तो आप बेस इंटू मल्टीप्लाई बाई h करो और डिवाइडेड बाई 2 कर दो, बस वही आपका एरिया दे देगा, ठीक है, वही आपका एरिया बता देगा, मतलब आपको क्षेत्रफल बता देगा, ठीक है, वो आपको क्षेत्रफल बता देगा। चलो तो यही है, देखो यहाँ पे भी 1/2 बेस इंटू हाइट, अगर आपको बेस पता है, हाइट पता है, तो आप आसानी से निकाल सकते हो एरिया, और पैरामीटर तीनों को जोड़ दो, बी डी प्लस एच, ये तीनों जोड़ के यहाँ लिख दिया इन्होंने। चलो आइसोस्केल राइट एंगल ट्रायंगल का क्या मतलब होता है, दो भुजाएं बराबर भी हो और वो राइट एंगल भी हो, मतलब वो क्या हो, 90 डिग्री हो, उसका एक एंगल क्या हो, 90 डिग्री। इसको राइट एंगल क्यों बोलते हैं, क्योंकि 90 डिग्री है एक एंगल, ठीक है, यहाँ पे भी देखो ये 90 डिग्री एंगल है, तो इस वजह से ऐसा हम लोग बोल रहे हैं। तो ए दोनों बराबर हैं, इसीलिए हम लोग क्या बोलते हैं, आइसोस्केल्स बोलते हैं, ठीक है, तो आइसोस्केल ट्रायंगल बोलते हैं जिसकी दो भुजाएं बराबर हों। तो इस तरीके से जब हम लोग डायगोनल निकालते हैं तो डायगोनल इसी फॉर्मूले में भी ए स्क्वायर लिखोगे तो इस तरीके से रिजल्ट आएगा। तो डायगोनल जो होगा, इसका जो विकर्ण होगा स्टूडेंट्स, वो विकर्ण क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका a अंडर रूट ऑफ 2, ठीक, तो ये याद कर लो। एरिया अगर मैं बात करूं, अगर एरिया बात करूं तो बेस इंटू हाइट दोनों बराबर है, तो 1/2 बेस इंटू हाइट मतलब a इंटू ए, तो a स्क्वायर हो जाएगा, तो ये आपका एरिया निकाल। पैरामीटर आप समझ ही रहे हो, ठीक है। चलो आओ आगे बढ़ते हैं। आगे इस स्लाइड में देखो हम लोग अब 4 जो है डायमेंशन, मतलब डायमेंशन नहीं बोल रहा हूँ, सॉरी, 4 वेट 4 अलग अलग भुजाओं से जो घिरी हुई है, ठीक है, देखो 1 2 3 4 भुजाओं से घिरी हुई, उसको हम लोग क्या कहते हैं, वैसे भी पढ़ चुके हो ये तो, पहले भी अभी मैंने बताया ही एक जगह, ठीक है, तो इसको क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं, ठीक है। तो क्वाड्रिलेटरल में होता क्या है बेसिकली, को कैसे एरिया निकालते हो, तो एक डायगोनल पहले फॉर्म करो, देखो ध्यान से, चलो बाहर दिखाता हूँ, देखो मान लो इस तरीके का, जिसकी भुजाएं ना तो कोई पैरेलल है ना कुछ है, बस ऐसे एक शेप बना हुआ है, एक आप क्या करो, एक डायगोनल फॉर्म करो, इसको विकर्ण एक बनाओ और विकर्ण पे दोनों जगह से लंब डालो, ठीक है, तो एक ये हो गया h1, एक ये हो गया h2, अब इन दोनों को जोड़ो तो हो जाएगा h1 प्लस h2, जोड़ लिए, ठीक है, और डायगोनल जैसे मान लो a है, ये c है, तो ac की जो भी लंबाई है, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाई a इंटू सी, इतना कर दो और डिवाइडेड बाई 2 कर दो, तो ये जो है आपका, वही आपका हो गया एरिया, किसका, क्वाड्रिलेटरल का हो गया, ठीक है, क्वाड्रिलेटरल का एरिया हो गया। देख लो ध्यान से, शेप ये बना हुआ है, फिगर किस टाइप का होता है, वो ये होता है इस टाइप से, उसमें देखो h इसकी पहले तो ये विकर्ण है, फिर उस पर ये h1 है एक परपेंडिकुलर, एक h2 है, ठीक है, मतलब इस पर लंब डाला गया है, तो लंब की जो लंबाई है वो h1 है, h2 है, दोनों को यहाँ जोड़ के लिखा गया है, मल्टीप्लाइड बाई AC क्या है, a से c तक की दूरी, ठीक है, तो a से c तक का जितना भी लेंथ है वो हम लोग यहाँ लिखेंगे, डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे, तो वो हो जाएगा आपको क्वाड्रिलेटरल का एरिया, ठीक है, क्वाड्रिलेटरल का एरिया हो जाएगा, मतलब क्वाड्रिलेटरल का क्षेत्रफल हो जाएगा, ठीक है। चलो पैरेललोग्राम की अगर मैं बात करूं, अगर मैं पैरेललोग्राम की बात करूं तो पैरेललोग्राम में देखो क्या है, पैरेललोग्राम में हाइट ये इसकी गिवन है, मान लो ए, हाँ पैरेललोग्राम होता क्या है, जिसकी आमने सामने की भुजाएं क्या हो, बराबर हो, ए है तो ए है, ये अगर बी है तो ये भी बी है, इस टाइप से, तो इसको क्या, आमने सामने वाली बराबर हो, उसको कहते हैं पैरेललोग्राम, ठीक है। समांतर चतुर्भुज, समांतर हो मतलब ये और ये समांतर हो, ठीक है, ये समांतर हो, ये और आपस में ये समांतर हो, और इसकी ये क्या है, ऊंचाई है। तो अगर इस तरीके का आपको चतुर्भुज दिया गया है, जिसको हम लोग कह रहे हैं समांतर चतुर्भुज, तो समांतर चतुर्भुज में अगर आपको ऊंचाई पता चल जाए और उसका बेस पता चल जाए, तो आप सीधे मल्टीप्लाई कर दो a इंटू एच और आपको एरिया
पता चल जाएगा। अब पेरीमीटर की अगर बात करें तो a प्लस ए 2a, b प्लस बी 2b, तो मतलब 2a प्लस 2b मतलब 2a प्लस बी। इस तरीके से आपको पेरीमीटर हो गया। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि समझ में आ रहा होगा आपको। ये कोई हार्ड एंड टफ बातें नहीं है जो मैं कर रहा हूँ आपसे। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको आसानी से समझ में आ जानी चाहिए। देखो बार बार वही कर रहे हैं, हर बार एरिया निकालने का सेम तरीका, a इंटू एच। ठीक है, वो हो गया बेसिकली दो, मतलब ये एक ट्रायंगल है फॉर्म हो गया है, और डबल ट्रायंगल को मिला के फिर वो ओवरऑल बन गया है ए प्लस मतलब ए इंटू एच। ठीक है, जो इसमें एच इसकी हाइट है, ए इसका पूरा पूरा बेस एरिया है, बेस साइड मतलब ग्राउंड साइड ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग रैम्बस। ठीक है, रैम्बस क्या होता है, देखो ध्यान से देख लो। रैम्बस में भी आमने सामने की भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं, लेकिन इसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं। देखो ये देखो, इसकी चारों भुजाएं बराबर होती है। एक तरीके का पैरेललोग्राम ही है, लेकिन इसकी चारों भुजाएं बराबर होती है। यहाँ पे देखो बी और बी बराबर थे, ए और ए बराबर थे, ये चारों नहीं बराबर। यहाँ पे इन चारों बराबर है, मतलब एक तरीके से ये तिरछा क्या है, स्क्वायर है, तिरछा स्क्वायर है। ठीक है, तिरछा है, टेढ़ा हो गया स्क्वायर है, तो ये स्क्वायर है क्योंकि चारों भुजाएं स्क्वायर की ही बराबर होती हैं। तो रैम्बस क्या होता है, रोम्बस, रोम्बस होता है आपका जिसकी चारों भुजाएं बराबर हों बट इंक्लाइंड हो। इंक्लाइंड मतलब होता है तिरछा वर्ग, मतलब तिरछा स्क्वायर हो। ठीक है, इंक्लाइंड स्क्वायर हो तो उसको हम लोग रोम्बस बोलते हैं। देखो इसमें भी बहुत आसान है, दोनों के डायगोनल होते हैं, मतलब दोनों डायगोनल, एक ये डायगोनल एक ये डायगोनल, दोनों की लंबाई अलग अलग होती है, ध्यान रखना। D1 एंड D2, इन दोनों का मल्टीप्लाई करो, डिवाइडेड बाई 2 कर दो, सीधे आंसर आपका एरिया आ जाएगा। ये सब एरिया है, आप पढ़ रहे हो, ये एरिया है आप पढ़ रहे हो, ध्यान सुनना। ये पूरी जो कॉलम है ये एरिया बता रही है। ठीक है, 4a इसका पेरीमीटर हो गया। ठीक है, मतलब चारों तरफ से घिराव। ठीक है, अब देखो ट्रोपेजियम, ट्रोपेजियम क्या होता है, ट्रोपेजियम इस तरीके की आकृति है, ध्यान से देख लो इसको, जिसमें देखो ये लिखा हुआ है ए एंड बी आर पैरेलल, ये दोनों पैरेलल साइड से हैं, बराबर नहीं होंगी, बस पैरेलल होंगी, और इसकी कुछ हाइट होगी, मान लिया h है। ठीक है, h इज अ परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल साइड। देन एरिया क्या हो जाएगा, a प्लस बी डिवाइडेड बाई 2 इंटू एच, मतलब a प्लस बी इन दोनों को जोड़ दो पहले। ठीक है, और मल्टीप्लाई कर दो h से, ये h से मल्टीप्लाई करो, डिवाइडेड बाई 2 कर दो, तो वो आपका एरिया बता देगा। अब स्टूडेंट्स इसमें आपको अगर मैं बोलूं कि ये कैसे आया, तो इसका डेरिवेशन आपके काम का है ही नहीं है, लेकिन इसका सबका डेरिवेशन है ऑलरेडी में। मतलब इनका कहीं से ये डिराइव हुए होंगे तभी तो ये फॉर्मूला बन के आया है, लेकिन आपको केवल डायरेक्ट फॉर्मूले याद करने हैं। ठीक है, आपको बहुत ज्यादा डेरिवेशन के चक्कर में नहीं पड़ना है। अभी सुनो, पैरामीटर में इन चार भुजाओं को जोड़ दो, तो ए डी प्लस डी सी प्लस बी बी सी प्लस ए बी, ये सब जोड़ दो तो ये आ गया। देखो ठीक है, आगे देखते हैं। आगे देखो स्टूडेंट्स, 12वें नंबर पे आपको मैं बताना चाहता हूँ, देखो ध्यान से देखो इधर, 12 नंबर पे है रेगुलर हेक्सागन। ठीक है, हालांकि देख लो इसको क्या है, हेक्सागन क्या होता है पहले वो समझो। 1 2 3 4 5 6, मतलब 6 जो डायमेंशन, 6 भुजाओं से। ठीक है, 6 अलग अलग लाइंस से, जैसे देखो 1 2 3 4 5, सॉरी कैसे बना दी, 1 2 3, ठीक है 4 5 और 6, तो 1 2 3 4 5 6, 6 भुजाओं से, 6 अलग अलग लाइनों से घिरा हुआ, अगर 6 अलग अलग लाइनों से घिरा हुआ आकृति है उसको कहते हैं हम लोग रेगुलर। और रेगुलर इसलिए यूज किया गया है यहाँ पे कि ये दो सभी बराबर हैं, ए सब बराबर है। ठीक है, तो सभी बराबर हैं अगर, तभी रेगुलर बोलेंगे, नहीं तो हेक्सागन बोल देंगे अगर मान लो छोटा बड़ा है तो। ठीक है, तो देखो ए सभी भुजाएं बराबर हैं, 6 अलग अलग लाइंस हैं जो बराबर हैं, और एक आकृति का निर्माण कर रहे हैं जिसको हम लोग क्या कहते हैं, हेक्सागन बोलते हैं। ठीक है, चलो खष्टभुज, हाँ खष्टभुज षटभुज ऐसे कुछ है। ठीक है, चलो तो इसको मतलब हेक्सागन बोलते हैं, 6 भुजाएं जो जिसमें होती हैं, तो सभी साइड्स क्या होंगे, इक्वल होंगे, जितने भी ये साइड्स हैं अलग अलग वो सब इक्वल होंगे। एरिया का निकालना हो तो याद करो डायरेक्ट एरिया, 3√3 डिवाइडेड बाई 2 इंटू ए स्क्वायर, आप डायरेक्ट याद करो जिससे आप आसानी से वहाँ आंसर हो, वहाँ पे डेरिवेशन नहीं करना, आपको सीधे आंसर निकालना है। तो आप यहाँ ए के प्लेस पे पुट करो, मल्टीप्लाई करो 3√3 डिवाइडेड बाई 2, तो आपको रेगुलर हेक्सागन का एरिया पता चल जाएगा। अच्छा पेरीमीटर की अगर मैं बात करूँ तो पेरीमीटर इसकी सभी भुजाओं का योगफल है, तो ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए पूरा करोगे तो हो जाएगा 6a। ठीक है, बस काम खत्म। अब रेगुलर ऑक्टागन, ठीक है, ऑक्टागन में 8 भुजाएं हैं, ध्यान से सुनो, वैसे ही है 8 भुजाएं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 भुजाओं वाला है। 8 भुजाओं वाला जो आकृति होगा उसको हेक्टागन बोलते हैं, और उसका ये होता है फॉर्मूला एरिया निकालने का। ठीक है, याद कर लो 2a स्क्वायर ब्रैकेट में 1 प्लस √2, ठीक है, और 8a हो जाएगा इसका पेरीमीटर। चलो आओ, इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट,
वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से शुरू होता है आपका सर्किल। ठीक, ध्यान से सुनना, मैं अच्छे से समझा रहा हूँ यहाँ पे। देखो अभी तो केवल जल्दी जल्दी आप लोगों को फॉर्मूले बता रहा था, यहाँ से थोड़ा सा और अच्छे से समझो। सर्किल क्या है? जिसमें कोई पर्टिकुलर लाइन नहीं है, ये लाइन नहीं है तो रेडियस को शो करने के लिए ऐसे बनाया गया है यहाँ पे। ये सर्किल क्या है? इस तरीके का, बहुत आसानी जानते हो, उसको वृत्त बोलते हैं, ये भी समझते हो। ठीक है, चलो कोई इंक दूसरी ले लेते हैं। सर्किल को आप जान रहे हो, इसको वृत्त बोलते हैं स्टूडेंट्स, वृत्त कहते हैं। ठीक है, जिसकी एक त्रिज्या होगी, इसको आर को क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? त्रिज्या। क्या कहते हैं? आर को त्रिज्या कहते हैं। ठीक है, ये रेडियस होता है, रेडियस ऑफ द सर्किल। ठीक है, रेडियस ऑफ द सर्किल, वृत्त की त्रिज्या आर हम लोग बोल रहे हैं। ध्यान रखना, यहाँ एक टर्म आता है पाई। ठीक है, जिसको कहते हो आप, मतलब ये पाई है, जिसकी वैल्यू क्या होती है स्टूडेंट्स? 22/7, जैसा कि ऊपर भी आप देख रहे हो, उसके अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू, मतलब एक लगभग वैल्यू 3.14 पुट करते हैं। जहां भी जरूरत पड़ेगी हम पुट करेंगे, ध्यान रखना। यहाँ पे पाई का मतलब, अच्छा कभी कभी स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं कि पाई का मतलब तो 180 होता है, लेकिन 180 होता है डिग्री में स्टूडेंट्स, और ये रेडियन में अगर इसकी वैल्यू अगर आप फाइंड आउट करना चाहो तो 22/7 होता है रेडियन में, जिसकी ओवरऑल लगभग वैल्यू कितनी आती है सॉल्व करने के बाद? 1.34। ठीक है, यही ज्यादातर पुट किया जाता है, तो ध्यान रखना। लेकिन आप 4 डिजिट तक याद कर लो, 14 और 16। ठीक है, 3.1416, मतलब 3.1416। ठीक, इस तरीके से आपका हो गया क्या? सर्किल का, सर्किल क्या, सॉरी, पाई की वैल्यू रेडियन में। ठीक है, और डिग्री में हो जाएगा 180। तो यहाँ देखो, अब ध्यान से सुनो, सर्किल का जो एरिया होता है वो होता है आपका पाई आर स्क्वायर। याद रखना, पाई आर स्क्वायर, आर है जहां पे त्रिज्या, आर का स्क्वायर करो, मल्टीप्लाई कर दो पाई से, जिसकी वैल्यू आप क्या है, अगर लिखना चाहो तो यहाँ क्या लिखोगे? यहाँ 180 मत लिख देना, यहाँ लिखोगे आप 3.1416। ठीक है, तो ये हुआ आपका पाई आर स्क्वायर। चलो, और इसका सरकमटेंस, मतलब पेरीमीटर बोल लो चाहे सरकमटेंस बोल लो, इसका जो पेरीमीटर मतलब जो इसका घिराव है, उसकी ओवरऑल लंबाई कितनी है? तो याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 2πr। 2πr इसका क्या है? ये लिखा हुआ देखो, सरकमफ्रेंस। सरकमफ्रेंस बोलो या पेरीमीटर बोलो, एक ही बात होती है। ठीक है, घिराव जिसको कहते हैं हम लोग हिंदी में। ठीक है, घिराव की लंबाई एक तरीके से, कितने कैसे कितनी लंबाई में घिरा हुआ है, और ये क्या है इसका स्टूडेंट्स? क्षेत्रफल। ठीक है, याद रखना, पाई आर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल होता है, 2πr इसका क्या होता है? पेरीमीटर होता है। सेमी सेमी सर्किल का देख लो, देखो ओवरऑल अगर देखा जाए तो ओवरऑल एरिया कितना होता था सर्किल का? पाई आर स्क्वायर, लेकिन सेमी सर्किल मींस अर्धवृत्त, आधा है वृत्त का, तो उसका पाई आर स्क्वायर का आधा कर दो इसको। ठीक है, तो ये आपका, ये तो सीधे सीधे समझ रहे हो। उसके अलावा अगर आपसे बोला जाए पेरीमीटर कितना, तो पूरे का कितना था? 2πr, तो ये आधे का कितना हो जाएगा घिराव? पाई आर और प्लस 2r। तो पाई आर तो ये हो ही गया, प्लस 2r, मतलब ये वाला भी, ये भी तो घिराव का ही हिस्सा है ये ओवरऑल, तो ये हो गया पाई आर और प्लस आर मतलब 2r। ठीक है, तो पाई आर प्लस 2r। ठीक है, क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट किसको कहते हैं? एक चौथाई भाग के, वृत्त के एक चौथाई भाग को। ठीक है, तो देखो एक चौथाई भाग का, तो एक चौथाई भाग का एरिया क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4। तो ये हो गया आपका आंसर। और पेरीमीटर क्या हो गया? तो 2πr, देखो पूरा ओवरऑल का कितना होता है? 2πr, 2πr उसका एक चौथाई करो तो ये हो गया प्लस आर, तो मतलब आर प्लस आर मीन्स हो गया 2r। तो यहाँ इसको काट लो, 2 हो गया, तो ओवरऑल आपका देखो क्या निकल गया? 1/2πr। ठीक है, यहाँ देखो पाई आर प्लस 2r, तो ये हो गया आपका पेरीमीटर। याद रखना, ये तीनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट। हाँ देखो, रिंग या सर्कुलर पाथ शेडेड जो पोर्शन इसमें इन्होंने बना रखा है, ये उसके लिए आपसे कैलकुलेट कराना चाहते हैं कि भाई रिंग है जिसमें ये शेडेड एरिया है, ये वाला पूरा जो भी ये शेडेड एरिया है ये वाला, इसका ये पूरा का पूरा एरिया निकालना चाहते हैं। तो ध्यान से सुनो, कैसे निकालोगे? पहले बड़े वाले का ओवरऑल निकाल लो, फिर छोटे वाले का निकाल लो, फिर बड़े वाले से छोटे वाले का आप जब एरिया घटा दोगे, जब क्षेत्रफल घटा दोगे स्टूडेंट्स, तो आपको इतने बच जाएगा एरिया। भाई बड़ा वाला है ये ओवरऑल बड़ा वाला है, फिर एक छोटा वाला है, तो बड़े वाले क्षेत्रफल से छोटा वाला घटा दोगे तो इसका मतलब इतना पोर्शन आपने हटा दिया, खत्म कर दिया, तो जो बचा है उसी एरिया को तो आप पता करना है, तो यही पता करना है आपको इस शेडेड वाला। तो देखो पाई आर स्क्वायर ये हो गया बड़े वाले के एरिया, माइनस पाई स्मॉल आर स्क्वायर ये हो गया छोटे वाले के एरिया। तो यही मिला के इस तरीके से आप लिख सकते हो, पाई कॉमन लेने के बाद ये ऐसे रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, आउटर वाले का जो पेरीमीटर होगा, घिराव होगा, वो 2π कैपिटल आर होगा। अंदर देखो, अंदर वाले का जो त्रिज्या है स्टूडेंट्स ये कैपिटल आर है, और देखो ये जो अंदर वाला है वो है स्मॉल आर, ये लिखा है। ठीक है, तो कैपिटल आर ये वाला था पूरा। ठीक है, तो आउटर का हो जाएगा 2πr पेरीमीटर,
और इनर का हो जाएगा, मतलब जो अंदर वाले सर्किल का जो पेरीमीटर है, जो घिराव है, वो कितना है 2 पाई आर। मतलब घिराव का मीन्स क्या समझ रहे हो, इसकी ओवरऑल लंबाई निकालो कितना है ये पूरा, इसको जोड़ दो टोटल जोड़ के तो हो जाएगा 2 पाई आर। ठीक है, चलो दो चीजें हैं सर्किल में और मैं बताना चाहता हूँ, एक को बोलते हैं सेक्टर, एक को बोलते हैं सेगमेंट। ठीक है, तो देखो यहाँ पे मैं फिर से एक बार आपको अलग से बता दूं यहाँ पे, जिससे अच्छे से समझ आ जाए। ये सर्किल है, सर्किल के का एक सेंटर होता है, ये मान लो ये सेंटर है, सेंटर से यहाँ पे आपने अगर एक लाइन ड्रॉ की तो उसकी जो लंबाई हो वो त्रिज्या होगी। एक सेम ऐसे ही मान लो और ड्रॉ कर दिया, वो भी त्रिज्या ही है। इसमें अगर ये ओवरऑल मैं बोलूँ कि ये जो शेडेड पोर्शन है, ये जो जिसमें मैंने लाइनिंग कर दी, इस पर्टिकुलर को क्या बोलोगे, तो इसको बोलोगे आप सेक्टर। ठीक है, सेक्टर एक तरीके से क्या है, वृत्त का, वृत्त का कुछ भाग है। ठीक है, भाग है, ठीक है, हिस्सा जिसको कहते हैं हिस्सा। तो अगर वृत्त का कुछ हिस्से की अगर मैं बात करूं तो उसको हम लोग क्या कहते हैं इंग्लिश में सेक्टर। और अगर सेगमेंट की बात करूं तो देखो सेगमेंट क्या होता है, ध्यान से सुन लेना। ये तो हुआ, ये तो मैंने बताया आपको सेक्टर। अब आप सेगमेंट भी देख लो। चलो सेगमेंट चलो अलग जगह बताता हूँ, पहले सुनो। ठीक है, इसको समझ गए आप, इसकी सेक्शन क्या होता है, सॉरी सेक्टर क्या होता है समझ गए। ठीक है, सेक्टर समझ गए। ये पूरे पोर्शन को हम लोग इस पूरे के पूरे यहाँ से लेके यहाँ तक के जितना भी ये पूरा पोर्शन है ये वाला, इस यही क्या है आपका सेक्टर है। ठीक है, और अगर सेगमेंट की मैं बात करूँ तो जैसे ये है ओवरऑल, मान लिया मैंने एक लाइन बना दिया। ठीक है, तो लाइन बनाने के बाद अगर मैं इस पूरे एरिया की बात करूँ या फिर इस पूरे बचे हुए एरिया की बात करूँ तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं सेगमेंट बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, सेगमेंट बोलते हैं। ठीक है, तो अगर छोटे वाले की बात करूं तो उसको बोलते हैं माइनर सेगमेंट। ठीक है, माइनर, माइनर स्पेलिंग देख लेना, ओ होता है माइनर सेगमेंट। और जो इधर वाले पूरे पोर्शन के एरिया की बात करूं, इस पूरे एरिया की अगर बात करूं तो इसको कहते हैं मेजर सेगमेंट। ठीक है, मेजर सेगमेंट, मेजर सेगमेंट की बात। तो इस तरीके से हुआ। ठीक है, फिर से मैं बता दे रहा हूँ, देखो एक लाइन जैसे मान लिया ऐसे ड्रॉ किया, सेंटर कहीं भी है। ठीक है, लाइन ड्रॉ किया, इधर वाले को आप सेगमेंट बोल सकते हो, इधर वाले को भी सेगमेंट बोल सकते हो, इसको मेजर सेगमेंट, इसको माइनर सेगमेंट। लेकिन आपको जो मैंने सेक्टर बताया वो क्या होता है, सेक्टर होता है जैसे केंद्र से दो ऐसे लाइनें बनाओ, पूरे के पूरे इस हिस्से को, जो कि इसको भी इंक्लूड कर रहा है, इस पार्ट को, पूरे के पूरे इस हिस्से को आप क्या बोलोगे, सेक्टर बोलोगे। ठीक है, चलो तो समझ गए, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं, तो सेक्टर ऑफ द सर्किल अगर आपको निकालना है तो देखो आपको क्या क्या पता होना चाहिए, ये ध्यान सुनिए। ये केंद्र है ओ, ये त्रिज्या है आर, ये इसकी आर्क है, आर्क, इसको कहते हैं आर्क। ठीक है, याद रखना ये आर्क है, लेंथ ऑफ द आर्क, आर्क देखो ए आर सी, आर्क बोलते हैं। ठीक है, ये त्रिज्या है आर मतलब रेडियस, यहां से यहां तक मान लो इसका कुछ ये एंगल है, कुछ तो एंगल फॉर्म कर रहा होगा, तो एंगल मान लिया थीटा है, जो कि ये लिखा हुआ है। ये इसका सर्किल का सेंटर है, यहाँ पे ये सब चीजें लिखी हुई है। ठीक है भाई, अगर आपसे पूछा जाए कि बताओ कि इसमें एरिया क्या होगा, किसका एरिया, किस एरिया की बात कर रहे हैं, सेक्टर की एरिया की, सर्किल के एरिया नहीं। सर्किल के एरिया तो आपको पता था ना, पाई आर स्क्वायर होता है ना, उसकी नहीं बात कर रहे हैं, सेक्टर के एरिया की बात कर रहे हैं। तो सेक्टर के एरिया हो जाएगा पाई आर स्क्वायर थीटा, मतलब ये जितना एंगल है उस एंगल अगर आपको पता चल जाए तो थीटा डिवाइडेड बाई 360, ये होगा आपका सेगमेंट का, सेक्टर का सर्किल, मतलब सेक्टर ऑफ द सर्किल, मतलब सेक्टर का एरिया निकालना। तो ऐसे करके आप निकालोगे। या फिर आपको क्या पता हो, ये भी बता दूं, आपको त्रिज्या पता हो और आपको स्टूडेंट्स क्या पता हो, ए से लेके बी तक ये जो आर्क है उसकी लेंथ पता हो, मतलब आपको यहां से लेके यहां तक की आपको लंबाई पता हो। तो अगर वो दिया है एल, तो एल इंटू आर कर दो, डिवाइडेड बाई 2 कर दो, तो वैसे भी आप आसानी से एरिया बता सकते हो। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए सेक्टर ऑफ द सर्किल का मतलब वो वो क्या बोल रहे हैं, पेरीमीटर कितना होगा, तो पेरीमीटर आपको कैसे पता चलेगा, आर और प्लस एल। तो आर प्लस एल, तो कितना हो जाएगा 2R प्लस एल। तो ये देखो ये लिखा हुआ है, ठीक है, एल प्लस 2R, तो इस तरीके से हो जाएगा। चलो सेगमेंट आपको बता ही दिया। देखो यहाँ पे एक लाइन ये है ए से लेके बी तक, एक ये है इसका सेगमेंट, और एक बड़ा वाला पोर्शन भी सेगमेंट है, ये पूरा पूरा पोर्शन भी सेगमेंट है। तो इसको माइनर सेगमेंट बोलेंगे, इसको मेजर सेगमेंट बोलेंगे। ठीक, तो देखो इसमें भी अगर इसको, इस एंगल को थीटा मान लें, ये रेडियस आर है, ये सेंटर है ये है। ठीक है, ए सी बी ध्यान से सुनना, ए से बी जो है उसको तो कहते हैं कॉर्ड। ठीक है, उसको कहते हैं कॉर्ड। लेकिन अगर ए सी बी इस लेंथ इसकी बात कर रहे हैं, ये वाले की, इसकी,
तो उसको कहते हैं आर्क ऑफ द सर्किल। आर्क ऑफ द सर्किल, ए सी बी को आर्क ऑफ द सर्किल, ए बी डायरेक्ट ए बी, ये जो लाइन बनी हुई है ऐसे, ये लाइन जो बनी है उसको कहते हैं हम लोग कॉर्ड। ठीक है, आर आप समझ ही रहे हो, ये रेडियस है इसका आर, और ओ इसका सेंटर है, ये थीटा एंगल है। ठीक है, अगर इस तरीके से आपको दिया है तो एरिया ऑफ द सेगमेंट, अच्छा सेगमेंट तो दो होते हैं मैंने बताया, एक होता है मेजर सेगमेंट, एक होता है माइनर सेगमेंट। तो यहाँ पे हम किसकी एरिया बात कर रहे हैं, जो ये शेडेड है। तो इसमें लिखा भी है देखो, एरिया ऑफ द सेगमेंट ए सी बी, जिसको कहते हैं हम लोग माइनर सेगमेंट। माइनर सेगमेंट, तो माइनर सेगमेंट कैसे निकाला जाता है, ये है उसका एरिया। ठीक है, याद रखना इस तरीके से इसका एरिया निकाला जाता है। हालांकि इतना नहीं आएगा आपको, लेकिन फिर भी आप एक बार याद रखो, कभी भी क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, और पेरीमीटर निकालना है तो ये इसका फॉर्मूला है, डायरेक्ट याद कर लो, जैसे ये दिया है वैसे याद करो, जैसे न्यूमेरिकल आएगा वैसे मैं आपको और अच्छे से बताऊंगा। और अच्छे से क्या मतलब, तब आपको एग्जैक्ट पता बताऊंगा ना कि कैसे क्या हो रहा है इसमें। ठीक है ना, चलो अगर इसकी मैं बात करूं तो पाथवे रनिंग अक्रॉस, हालांकि इसको छोड़ दो, चलो ये क्वेश्चन जब आएगा डायरेक्ट तब बताऊंगा, इसको छोड़ ही दो। आओ 3D स्ट्रक्चर्स की बात कर लेते हैं फटाफट, 10 मिनट में भी इसको खत्म करते हैं लेक्चर। ठीक है, तो 3D स्ट्रक्चर की अगर मैं बात करूं, मतलब जिसमें आप लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई भी होगी। देखो ये इसकी चौड़ाई है, ये इसकी लंबाई है, तो अगर इतने की केवल बात किया जाए तो ये 2D स्ट्रक्चर है, तो ये 2D है। लेकिन अगर इसकी ऊंचाई भी शामिल कर दें तो फिर ये क्या बन जाता है, 3D बन जाता है। ठीक है, यही अंतर की मैं बात कर रहा था कि अगर आप ट्रायंगल की बात करोगे तो भाई ट्रायंगल जैसे रेक्टेंगल की बात कर रहे हो, तो नीचे वाला तो ओवरऑल एक तरीके का रेक्टेंगल ही तो है, ये नीचे वाला आयत ही तो है जिसको कह रहे हो आयत। ठीक है, तो ये आयत है, तो आयत क्या है, 2D है। लेकिन ये जो घन घनाभ है, जिसको देखो इसको इसको कहते हो घन, इसको कहते हो घनाभ। ठीक है, घनाभ। ठीक है, इसको घनाभ बोलते हैं, इसको घन बोलते हैं। ठीक है, तो ये याद रखो, इसको आता है, काफी इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है, और स्टूडेंट्स ये भी, हाँ ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ध्यान रखना। चलो, तो लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई, तो ये तीनों चीजें दी हैं। अगर आपसे पूछा जाए बताओ इसका आयतन क्या है, मतलब वॉल्यूम, आयतन, इसका आयतन क्या है जिसको बोल रहे हैं वॉल्यूम, तो वॉल्यूम हो जाएगा L इंटू बी इंटू एच। ठीक है, लेकिन अगर आपसे पूछा जाए इसका एरिया क्या है, तो आप इसमें देखो, इसमें बहुत सारे एरिया, कौन सा एरिया, एक इधर वाला एरिया ये पूरा पोर्शन, एक नीचे का वो पूरा पोर्शन, एक ऊपर वाला ये पूरा पोर्शन, तो कई सारे एरिया हैं। तो इसी उसको नाम दिया गया है क्या, कर्व्ड या लेटरल सरफेस एरिया। कर्व्ड या लेटरल सरफेस एरिया। अगर मैं आपसे पूछूं टोटल बताओ कितना एरिया है, तो आप इन सब को जोड़ोगे, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, मतलब अगर आप कमरे में बैठे हुए स्टूडेंट्स अभी इस समय प्रेजेंट में, तो आप देखो कि आपके सामने वाली दीवार, आपके पीछे वाली दीवार दो, आपके अगल वाली एक, आपके बगल वाली दो, ये हो गए, और आपका ऊपर नीचे वाला जो रूफ है, और आपका जो जमीन है, टोटल मिला के 6 अलग अलग एरिया बनते हैं। तो टोटल 6 एरिया जब मिलाओगे तो वो इस तरीके से आपका मिलके बनेगा टोटल सरफेस एरिया, 2L इंटू बी प्लस 2B इंटू एच प्लस 2H इंटू एल, इतना बनेगा। तो 2 कॉमन ले लोगे तो ये आपको निकल के आएगा। ठीक है, चलो इसी तरीके से अगर हम घन का वॉल्यूम निकालें तो ए क्यूब हो जाएगा। अच्छा, ए क्यूब आया डायरेक्ट कैसे, क्योंकि ए घन क्या होता है, जिसकी तीनों भुजाएं बराबर होती हैं, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों चीजें बराबर होती हैं, और इसको साइड भी बोलते हैं या एड्स भी बोलते हैं हम लोग, ध्यान रखना। तो ए इंटू ए मतलब ए क्यूब हो गया। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कर्व्ड सरफेस एरिया, अच्छा कर्व्ड सरफेस एरिया कौन सा होता है, तो ध्यान से सुनो, देखो यहाँ क्या है, L इंटू एच प्लस 2B इंटू एच, कहाँ है देखो, B इंटू एच, मतलब ये कर्व्ड और ये वाला दो एरिया हो गया, तो ये वाला हो गया, और जो सामने वाला और इसके जस्ट बैक साइड वाला, इधर वाला और इधर वाला, तो दोनों मिला के हो गया ये 2L इंटू एच। L इंटू एच मतलब ये तो L है, और ये ओवरऑल ये लंबाई ये क्या है, ये है H। ठीक है, इस तरीके से आपको इंक बदल लूँ, समझ में आ गया। हाँ, तो मतलब ये H था और ये आपका B है, तो एक ये अगर इस एरिया की बात करो ये, और एक इस एरिया की बात करो आप, इतना, तो B इंटू एच ये, B इंटू एच ये, तो दो बार तो B इंटू एच हो गया, 2B इंटू एच हो गया। ठीक है, और अगर ये L मानो ये पूरा, और ये हाइट H मानो, तो सामने वाला एक, ये सामने वाला, और जस्ट इसके एक ये वाला, ये देखो ये जो पीछे है सबसे उसका, यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से ये, ठीक है, ये एरिया, तो दो ये हो गए, तो दो मिला के ये हो गया 2, तो इसको कर्ड बोलते हैं। इसी तरीके से इसमें भी कर्ड है, तो ए इंटू ए स्क्वायर, ठीक, सॉरी इसमें ए स्क्वायर, फिर ए इंटू ए स्क्वायर जोड़ दो, फिर ए इंटू ए और पीछे वाला भी, तो टोटल मिला के 4 A स्क्वायर, तो कर्ड हो गया आपका 4A स्क्वायर, और टोटल अगर बोला जाए तो ऊपर नीचे का भी मिला दो तो हो जाएगा 6A स्क्वायर। ठीक है, तो ओवरऑल आपका ये हो गया। ठीक है, आओ अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग
राइट सर्कुलर सिलेंडर, राइट सर्कुलर सिलेंडर मतलब जिसका ऊपर वाला सर्किल नीचे वाला सर्किल दोनों बराबर हो और एक सीधी लाइन से घिरा हो जिसकी ऊंचाई h हो और इसका त्रिज्या r है स्टूडेंट्स, ठीक है। सर्किल जो भी ये सर्किल बन रही है उसका त्रिज्या r है। तो उस तरीके बेलन देखे हो, बेलन है ना, जैसे सिलेंडर होता है वही वही सिलेंडर नाम इसलिए बोला जाता है घर में जो गैस चूल्हा वाला सिलेंडर, इसीलिए क्योंकि वो इस बेलन के आकार का होता है। इसका अगर आप वॉल्यूम निकालो मतलब इसका अगर आयतन निकालो तो हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। अगर आप इसका एरिया निकालना चाहो तो ये हो जाएगा 2 पाई आर इंटू एच। 2 पाई आर क्यों? क्योंकि अगर इस सर्कमफ्रेंस की बात करो तो ये हो जाएगा 2 पाई आर और इसका एच से मल्टीप्लाई कर दो तो वो टोटल ओवरऑल एरिया आपको पता चल जाएगा, ठीक है। चलो, और अगर टोटल नहीं कर्व्ड एरिया पता चल जाएगा। और आपको अगर टोटल एरिया की बात करनी है तो फिर ये ऊपर का सर्किल नीचे का सर्किल भी ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो 2 पाई आर एच प्लस आर, याद कर लो इसको डायरेक्ट, ठीक है। जैसे ही आएगा न्यूमेरिकल तो मैं बताऊंगा। फिलहाल यहाँ मैं आपको जल्दबाजी नहीं करूंगा, आपको मैं बता देता हूँ कि ये कर्ड और उसमें कितना अंतर है। देखो, कर्ड का मतलब हुआ इसके चारों तरफ वाला और टोटल का मतलब हुआ इसका बेस और ऊपर वाला सर्किल का ये एरिया, ये सब ऐड कर दो, ठीक है। देखो इसमें 3 हिस्से में एरिया बटे हैं। पहला हिस्सा मान लो ये है, ये दूसरा नीचे का है, तीसरा ये वाला है जो चारों तरफ इसके फैला हुआ है, इसको कर्व्ड एरिया बोलते हैं, ठीक है। ये कर्व्ड एरिया है। तो कर्व्ड एरिया अगर निकालना चाहो तो 2 पाई आर एच हो जाएगा, अगर टोटल एरिया निकालना चाहो तो 2 पाई आर एच प्लस आर हो जाएगा, ठीक है, याद रखना। इस तरीके से ये एक शंकु है, जैसे देखे हो बर्थडे में बच्चे के सर पे जो लगाते हैं वो शंकु आकार का होता है जिसको इंग्लिश में बोलते हैं कोन। या आपने आइसक्रीम खाई होगी, ठीक है, कौन सी वाली, कौन सी वाली बताओ भाई। तो आपने आइसक्रीम खाई होगी, ठीक है, अच्छी वाली आइसक्रीम, ठीक है। तो अच्छी वाली आइसक्रीम कोन शेप में आती है तो उसको कोन नाम भी होता है, बोलते नहीं होगा हाँ मुझे कोन वाली आइसक्रीम चाहिए, है ना। तो जब आप उसको खाते हो तो आपको पता चलता है वो जो शेप है वो क्या है स्टूडेंट्स, वो रेगुलर या राइट सर्कुलर कोन है, ठीक है। जिसका अगर आप वॉल्यूम निकालोगे तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। अगर आप उसका एरिया निकालो तो पाई आर एल होता है, जहाँ पे एल होता है इसकी ये वाली लेंथ, ये लेंथ होती है उसकी, हाइट नहीं, हाइट तो एच है, तिरछा वाली लंबाई, ठीक है, उसको इंक्लाइंड लेंथ बोलते हैं। तो पाई आर एच, आर क्या है इसमें स्टूडेंट्स, इस जो नीचे जो सर्किल बना है उसका रेडियस है, ठीक है। तो पाई आर एल होता है, ठीक है। अब यहाँ पे भी अगर आप देखो टोटल एरिया तो नीचे वाला भी ये एरिया जुड़ जाएगा। अभी तो ये कर्व्ड एरिया था, नीचे वाला भी जोड़ दोगे तो ये इस तरीके का रिजल्ट देगा, पाई आर एल प्लस आर, ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हो गया। चलिए एक लास्ट है जिसमें मैं आपको बताना चाहता हूँ, देखो ये, ठीक है, इसको फटाफट जल्दी से देख लेते हैं। इतने एरिया अगर आप पढ़ ले गए तब तो फिर आपको कोई भी ऐसे क्वेश्चन नहीं होंगे जो आपको ना समझ में आए। चलो तो फिर देखते हैं। प्रिज्म है, ठीक है, प्रिज्म में कैसे एरिया निकाला, वॉल्यूम कैसे निकाला जाता है। तो एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट, तो वो हो जाएगा वॉल्यूम। कर्ड एरिया अगर निकालना हो तो पेरीमीटर ऑफ बेस, कहने वाला बेस की जो ओवरऑल ये टोटल मिला के पेरीमीटर ऑफ बेस इंटू हाइट, तो कर्ड इस एरिया निकलेगा। टोटल एरिया, ठीक है। चलो इसको प्रिज्म का ये टोटल एरिया भी छोड़ो, है ना, छोड़ने के लिए इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये आपके काम का नहीं है, ये नहीं है सिलेबस में ओवरऑल देखा जाए तो। पिरामिड भी नहीं है, इसको भी छोड़ दो, इसको भी छोड़ दो। यहाँ से पढ़ो स्फेयर, हेमिस्फेयर और ये सर्कुलर सेल, और ये भी वैसे नहीं है, ठीक है। आपके सिलेबस में ये है स्टूडेंट्स और ये है, ठीक है, याद रखना। पहला दूसरा तीसरा ये 3 फिगर है, जल्दी से पढ़ लेते हैं। स्फेयर, स्फेयर मीन्स होता है गोला, क्या बोलते हैं इसको हम लोग, गोला, ठीक है, ये गोला है। तो गोला देखो क्या होता है, गोले की त्रिज्या होती है जिसको कहते हो आर, त्रिज्या आर है। तो गोले का अगर वॉल्यूम निकालो तो 4/3 पाई आर क्यूब होता है, ठीक है। वॉल्यूम मीन्स आयतन, याद रखना, आयतन कितना जगह घेरता है उसको कहते हैं आयतन, ठीक है। आयतन क्या होता है किसी वस्तु का, जो जगह घेरता है, ठीक है। तो जितनी जगह घेरता है उसको हम लोग आयतन बोलते हैं। जिसमें आप गोले का अगर आयतन निकालना चाहो तो 4/3 पाई आर क्यूब हो जाएगा, ठीक है। और अगर टोटल सरफेस एरिया निकालना चाहो तो हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर। इसी तरीके से अगर हेमिस्फीयर निकालो मतलब जस्ट इसका आधा, तो 4/3 पाई आर क्यूब ना होके 2/3 हो जाएगा, मतलब 2 से और डिवाइड हो जाएगा तो 2 और ये इसका 2 पार्ट कटेगा तो 2/3 पाई आर क्यूब हो जाएगा, आधा आधा गोला, ठीक है, अर्ध गोला, ठीक। इसी तरीके से उसका कर्ड एरिया निकालना चाहोगे तो 2 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, और अगर ओवरऑल एरिया निकालोगे तो 3 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। याद कर लो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये दोनों। स्फेरिकल सेल ये वही है, छोटा बड़ा सेल जिस तरीके से होगा, जितने पार्ट का निकालना है वो इस तरीके से हम लोग निकालेंगे। ये भी उतना खास इंपॉर्टेंट नहीं है और ये भी नहीं है इंपॉर्टेंट, भले ये फिगर में इसमें बने हुए हैं लेकिन बट इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। तो चलिए स्टूडेंट्स, आज की क्लास यहीं तक खत्म होती है, जिसमें मैंने आपको देखो इंपॉर्टेंट क्या बात बताई है। अभी आप स्किप मत करना, इसको सुनते जाओ मेरी बात। मैंने आपको सभी का एरिया बताया है। अगर आप इन सर्किल का, ठीक है, सर्किल का मतलब वृत्त का, ठीक, ट्रायंगल का,
ठीक है, ये सर्किल हो गया। ट्रायंगल का अगर बोलूँ मैं, ठीक है, ट्रायंगल जिसको कहते हो आप त्रिभुज, फिर आप चतुर्भुज का, इसको आप कहते हो रेक्टेंगल, ठीक है, या फिर जो भी बोलो है ना, रेक्टेंगल चार भुजाओं से घिरा हुआ, आयत बोलो या वर्ग बोलो, जितने भी शेप आपको मैंने बताया उसका एरिया निकाल लो। और एक लास्ट आपको मैंने बताया स्फीयर और सिलेंडर, ठीक है, तो स्फीयर और सिलेंडर का इसका एरिया निकाल लो। एरिया और वॉल्यूम, इसमें वॉल्यूम भी आपको पता होना चाहिए। इतनी चीजें पढ़ लोगे तो फिर सारे क्वेश्चन, हाँ सर्किल में मेनली आपको ये भी ध्यान रखना है कि व्हाट इज सेगमेंट, ठीक है, सेगमेंट क्या होता है, सेक्टर क्या होता है, ठीक, ये याद रखना है, सेगमेंट सेक्टर। और एक इंपॉर्टेंट बात कि पाई की वैल्यू 180 पुट वहां किया जाता है जहां पे ये ट्रिग्नोमेट्रिक साइन कॉस इन सब के अंदर हो, लेकिन डायरेक्ट अगर आपको इसकी वैल्यू पुट करना है तो आपको लिखना होगा 3.1416, ठीक है, तो ये वैल्यू याद रखना हमेशा। इसकी डायरेक्ट वैल्यू एक तरीके से कभी कभी कटने के लिए रेशियो में भी फॉर्म में लिखते हैं हम लोग, 22/7 होता है, ठीक है, 22/7 होता है, तो ये चीजें आपको याद करना है, ठीक है। तो आज की क्लास इतनी ही स्टूडेंट्स, आज इतना जो भी आपको मैंने बताया है, अगर आपको ये सारी चीजें आने लगेंगी तो फिर आपको नेक्स्ट जो 2 क्लासेस होंगी या सिंगल क्लास में भी मान लो हो जाता है अगर, तो जो भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है जो कि भारत स्किल वेबसाइट से मैंने लिए हैं उसको सॉल्व करने में आपको जरा सा भी प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है, बहुत ही आसानी से, बहुत ही मजेदार तरीके से आप उसको समझ जाओगे, क्योंकि आप वो याद नहीं कर पाओगे, डाटा वैल्यूज याद नहीं कर सकते, उसको आपको समझना जरूरी है, जिसमें आपको लगभग सारे जितने भी जो मैंने अभी बताए हैं, ये जो लास्ट स्लाइड में आपको जो भी मैंने अभी जो ये लिखा हुआ है, इसमें ये चीजें अगर आपको मालूम है तो बहुत आसानी से, बहुत ही आसानी से आप इन सारे क्वेश्चंस को कर ले जाओगे, ठीक है। तो मिलते हैं आपको अपने नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। तो तब तक के लिए आप सभी फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स जो कि अपने नेक्स्ट आने वाले एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, उसमें वर्कशॉप कैलकुलेशन के लिए ये बहुत ही फायदेमंद वीडियो लेक्चर होगा, जिसमें बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, तो इसको बिल्कुल भी आप मतलब हल्के में ना लीजिएगा, ढंग से पढ़िएगा, जिससे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आसानी से आप कर पाओ, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।